नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, विपक्ष बार बार कहता रहा कि वो एकजुट है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने क्या इस दावे की हवा निकाल दी है? क्या सचमुच विपक्ष की एकजुटता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? और अगर विपक्ष इतना ही मजबूत है, तो आखिर 15 वोट कहां गायब हो गए? क्या ये वोट दबाव में बदल दिए गए, या फिर सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज की बजाय सत्ता की ताकत के सामने सिर झुका दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव का यह नतीजा आने वाले बड़े चुनाव का ट्रेलर है, जहां विपक्ष बार बार एकजुटता का दावा करता है, लेकिन नतीजे इसके उलट सामने आ जाते हैं? चलिए सबसे पहले नतीजों की तस्वीर साफ कर लेते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। अब यहां जरा गणित समझिए। विपक्षी गठबंधन के पास कुल 315 सांसद थे, यानी साफ साफ बात यह थी कि रेड्डी को कम से कम 315 वोट तो मिलने ही चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? उन्हें मिले सिर्फ 300 वोट, यानी 15 वोट या तो कहीं दब गए या फिर कहीं दूसरी तरफ चले गए। यही आज का सबसे बड़ा रहस्य है, यही है विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता और भाजपा के लिए सबसे खुशी की बात। इस चुनाव में वोट डालने के हकदार सांसदों की संख्या थी 781, और इनमें से 767 सांसदों ने वोट किया। एनडीए के पास अपने पक्के 438 सांसद थे और विपक्ष के पास 315। गणित बिल्कुल साफ था, जीत एनडीए उम्मीदवार की होनी ही थी। विपक्ष भी यह बात जानता था, लेकिन विपक्ष ने सोचा कि भले ही हार हो, कम से कम एकजुटता का संदेश तो दिया ही जाएगा। यही वजह थी कि रेड्डी को मैदान में उतारा गया। लेकिन जब नतीजे आए तो विपक्ष की यह एकजुटता धरी की धरी रह गई और विपक्ष की नाव में सेंध लग गई। अब बड़ा सवाल उठता है, ये सेंध लगी कहां? सूत्र कहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। वजह भी दिलचस्प है। सीपी राधाकृष्णन पहले महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इन राज्यों के कई नेताओं और सांसदों से उनकी निजी संबंध रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं निजी रिश्तों ने यहां काम किया और विपक्षी सांसदों ने अपने ही उम्मीदवार को धोखा देकर सत्ता पक्ष को वोट दे दिया। सवाल है कि क्या यह महज निजी प्रभाव था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा और सौदेबाजी छिपी थी? भारतीय जनता पार्टी को यह बात पहले से पता थी कि जीत तो उनके खाते में आनी ही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ जीत से संतुष्ट नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि जीत के साथ साथ विपक्ष की एकजुटता का दावा भी धराशायी हो जाए, और यही हुआ भी। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने यह संदेश दिया कि विपक्ष अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं करता। बीजेपी ने यह भी साबित कर दिया कि विपक्षी गठबंधन अंदर से खोखला है और उसके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी की जीत केवल वोटों की जीत नहीं, बल्कि विपक्ष की कमजोरी उजागर करने वाली जीत बन गई है। वहीं कांग्रेस की ओर से बयानों की झड़ी लग गई। दोस्तों, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि हां, क्रॉस वोटिंग हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने या तो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा किया या फिर दबाव में आकर। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सांसदों को तो छीन सकती है, लेकिन जनता का दिल नहीं छीन सकती। जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सवाल यह है कि क्या जनता वाकई विपक्ष के साथ है, या फिर यह महज दिलासा देने वाली बात है? इतिहास पर नजर डालते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में अवैध वोट और क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं रही है। 1997 में 46 वोट अवैध हो गए। 2002 में
7 2007 में 10, 2012 में 8, 2017 में 11 और 2022 में 15 वोट अवैध हुए। यानी हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि कांग्रेस और विपक्ष खुद दावा करते रहे कि सब एकजुट हैं और नतीजों ने उन दावों की पोल खोल दी। अब विपक्ष से सीधा सवाल करना जरूरी है, अगर आप इतने एकजुट हैं तो 15 वोट कहां गए? अगर आप सच में जनता के दिलों पर राज करते हैं तो आपके सांसद सत्ता के सामने क्यों झुक गए? क्या ये सच नहीं है कि आपकी एकजुटता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट तक सीमित रह गई और जब असली परीक्षा आती है तो आपके अपने ही सांसद आपसे अलग हो जाते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले बड़े चुनाव में भी यही हालात रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की खुशी दुगनी इसलिए है क्योंकि उन्हें जीत तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन अब उनके हाथ विपक्ष की फूट का सबूत भी आ गया है। अब बीजेपी यह संदेश दे सकती है कि जब विपक्ष अपने ही सांसदों को संभाल नहीं पा रहा है, वह देश को क्या संभालेगा? और यही संदेश 2029 तक बीजेपी की राजनीति में बार बार इस्तेमाल भी होगा। बीजेपी अब इस नतीजे को तीर की तरह विपक्ष पर चलाएगी और कहेगी कि विपक्ष भरोसे लायक नहीं है। जनता की नजरों में भी यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर विपक्ष अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहा है तो देश की बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? जब विपक्ष गठबंधन की नाव में ही छेद हो रहा है तो ये नाव किनारे तक पहुंचेगी कैसे? यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी कही जा सकती है। विपक्ष के सामने अब दोहरी मुश्किल है, एक तरफ उन्हें इस हार का कारण ढूंढना है और दूसरी तरफ जनता को यह भरोसा दिलाना है कि वो अभी भी विकल्प बना हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक झटका भी कहा जा सकता है। उन्होंने सोचा था कि कम से कम एकजुटता का संदेश देंगे, लेकिन अब यह संदेश गया है कि उनकी एकजुटता खोखली है। कांग्रेस खुद भी इस नतीजे को लेकर उलझी हुई दिख रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि हमारी वोट शेयरिंग में बढ़ोतरी हुई है, पहले 26% थी, अब 40% हो गई है, यानी हम हार कर भी जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही नेता मान रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग से उन्हें बड़ा झटका लगा है, यानी कांग्रेस यह तय नहीं कर पा रही है कि यह नतीजा उनके लिए खुशी का कारण है या चिंता का सबब। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एनडीए की यह जीत केवल वोटों की जीत नहीं, यह जीत है रणनीति की, यह जीत है मैनेजमेंट की और यह जीत है विपक्ष की कमजोरी उजागर करने की। और अब सबके सामने आखिरी सवाल है, क्या विपक्ष वाकई आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगा या फिर ये नतीजे उस भविष्य का ट्रेलर है जहां विपक्ष बहुत उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन नतीजे बार बार उसे झटका देंगे? क्या आपको लगता है 15 सांसदों ने सच में क्रॉस वोटिंग की या कांग्रेस अपनी हार छिपाने के लिए ये कहानी गढ़ रही है? और सबसे अहम सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा या फिर 2024 के चुनाव के बाद जैसी उल्टी गिनती शुरू हुई थी वो 29 तक जारी रहेगी? सोचिए जरूर। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।